Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class। यह वीडियो मेन कोर्स ऑफ कम्पेटिटिव इंग्लिश के लिए है और आज का टॉपिक है प्रोनाउन। और प्रोनाउन में आज हम रूल नंबर 14 से लेकर रूल नंबर 19 तक सेकंड एक्सरसाइज के लिए पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 14, प्रोनाउन फॉर और either ... or / neither ... nor plus noun। When two or more than two nouns are joined with or, either or, neither nor, the pronoun used for them is always singular। When two or more than two nouns, जब दो या दो से ज्यादा नाउन और या फिर आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़े हुए हों, तब उनके लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाता है वह हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम और हरि हैज लॉस्ट हिज बुक। तो यहां देखिए, राम और हरि दो नाउन हैं जो और से जुड़े हुए हैं और से जुड़े होने के कारण इनके साथ मीन्स दोनों ही सिंगुलर है और इनके साथ यहां पर नियम के मुताबिक फिर से देख ले, व्हेन टू और मोर देन टू नाउन्स आर जॉइंड विद आइदर और नाइदर नॉर, द प्रोनाउन यूज्ड फॉर देम इज ऑलवेज सिंगुलर। तो उनके लिए हमेशा जब आइदर और नाइदर नॉर से दो या दो से ज्यादा नाउन्स जुड़े हुए होते हैं तो वो उनके साथ सिंगुलर प्रोनाउन यूज किया जाता है। तो यहां पर यह सिंगुलर प्रोनाउन है हिज। इसी तरह से आइदर द लॉयर और हिज क्लर्क, तो और से जुड़े हुए दो यहां पर नाउन है और इन दोनों नाउन के लिए यहां पर हिज यानी कि सिंगुलर नंबर में प्रोनाउन यूज हो रहा है। इसी तरह से नाइदर मोहन नॉर सोहन, ये दोनों सिंगुलर नाउन है और ये दोनों नाइदर नॉर से जुड़े हुए हैं, तो इनके लिए भी यहां पर सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज हो रहा है। तो ये आपका रूल नंबर 14 था। अब इसके बाद हम चलते हैं रूल नंबर 15 की तरफ। रूल नंबर 15 में प्रोनाउन फॉर और नॉर प्लस सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। When a singular noun and a plural noun are joined by or nor, जब और नॉर से सिंगुलर और प्लूरल नाउन जुड़े हुए हों, द प्रोनाउन यूज्ड फॉर देम इज ऑलवेज प्लूरल। तो उनके लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाता है वह हमेशा प्लूरल होता है। फिर से देख लीजिए, व्हेन अ सिंगुलर नाउन एंड अ प्लूरल नाउन आर ज्वाइंड बाय और नॉर, यानी और नॉर के माध्यम से या के सहायता से या के साथ जब दो, एक सिंगुलर और एक प्लूरल नाउन जुड़े हुए हों, तो उनके लिए प्रोनाउन हमेशा प्लूरल नंबर में यानी बहुवचन में यूज किया जाता है। आइदर द प्रिंसिपल और द टीचर्स, तो यहां पर देखिए प्रिंसिपल सिंगुलर में है, टीचर्स प्लूरल में है, हैड नेग्लेक्टेड, तो यहां पर देयर ड्यूटी, यहां पे जो प्रोनाउन है वह देयर प्लूरल नंबर में है। इसी तरह से नाइदर द फादर नॉर हिज सन्स, तो सन्स प्लूरल में है एंड फादर सिंगुलर में है, तो एक नाउन यहां पर सिंगुलर हो गया और एक प्लूरल हो गया। तो जब एक नाउन सिंगुलर और उसके साथ प्लूरल नाउन्स नाइदर नॉर, आइदर और या और नॉर से जुड़े हुए हों, तो उनके साथ प्लूरल प्रोनाउन यूज किया जाता है। तो देयर यहां पर प्लूरल हो गया, देयर प्रॉमिस में प्रोनाउन यहां पर प्लूरल नंबर में यूज हो रहा है। खांसी के लिए आपसे क्षमा चाहूंगा, श्रोताओं से या विद्यार्थियों से। रूल 16, प्रोनाउंस फॉर डिफरेंट पर्सन्स। प्रोनाउंस फॉर डिफरेंट पर्सन्स यानी अलग अलग पर्सन्स के लिए प्रोनाउंस कैसे यूज करते हैं वो यहां पर हम बात करेंगे। व्हेन मोर देन वन प्रोनाउन आर ऑफ डिफरेंट पर्सन्स, एक से ज्यादा प्रोनाउन अलग अलग पर्सन्स के होते हैं, एंड ओनली वन प्रोनाउन इज लेटर टू बी यूज्ड फॉर देम, और उनके लिए एक ही कोई प्रोनाउन यूज किया जाना होता है बाद में। देयर शुड बी फर्स्ट प्लूरल, या तो वह प्रोनाउन जो बाद में यूज किया जाना है वह फर्स्ट प्लूरल यानी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होना चाहिए,
फॉर फर्स्ट प्लस थर्ड पर्सन यानी फर्स्ट, अगर वो फर्स्ट और थर्ड पर्सन के लिए है तो फर्स्ट प्लूरल यानी फर्स्ट पर्सन में प्लूरल होना चाहिए। अगेन फर्स्ट प्लूरल फॉर फर्स्ट प्लस सेकंड पर्सन, अगर वो प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के हैं तो भी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन वहां पर यूज होना चाहिए। एंड सेकंड पर्सन फॉर सेकंड प्लस थर्ड, और अगर सेकंड और थर्ड पर्सन के वो प्रोनाउंस हैं तो फिर वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यूज किया जाना चाहिए। जैसे फिर से देख लीजिए, when more than one pronoun are of different persons, अलग अलग persons के यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अलग अलग पर्सन्स के एक से ज्यादा प्रोनाउन यूज हो रहे हैं और उनके लिए बाद में कोई एक ही प्रोनाउन यूज किया जाना हो तो हमेशा उस पर या तो फर्स्ट प्लूरल होना चाहिए फॉर फर्स्ट प्लस थर्ड पर्सन के लिए, या फिर फर्स्ट प्लूरल होना चाहिए फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के लिए, या फिर सेकंड पर्सन होना चाहिए फॉर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन के लिए। जैसे कि यू एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी, तो यह एक तो प्रोनाउन यू है जो सेकंड पर्सन है एंड यह आई है जो कि सिंगुलर है। तो यू एंड आई यानी कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ही हो गया। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होना चाहिए, जो यहां पर यू एंड आई के लिए आवर यूज किया गया है। इसी तरह से यू एंड हरी हैव डन योर ड्यूटी, तो यहां पर यू सेकंड पर्सन एंड हरी थर्ड पर्सन है, तो सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए यानी कि सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए सेकंड पर्सन यूज करना चाहिए। सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए यहां पर सेकंड पर्सन यूज हो रहा है, योर यूज हो रहा है, तो इस तरह से इनको हमें यूज करना चाहिए। यानी फर्स्ट प्लस थर्ड के लिए फर्स्ट प्लूरल, फर्स्ट प्लस सेकंड के लिए फर्स्ट प्लूरल एंड सेकंड प्लस थर्ड के लिए सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हमें यूज करना चाहिए। देन रूल नंबर 17 प्रोनाउन आफ्टर देन और एज। देन और एज के बाद कौन से प्रोनाउन हमको यूज करना चाहिए। एक अ peculiar difficulty arises in the correct use of pronoun after then और as। then और as के बाद कौन सा हम प्रोनाउन यूज करें, इसमें एक कठिनाई बहुत बार बच्चों के दिमाग में आ जाती है। द प्रॉब्लम इज टू डिसाइड वेदर द प्रोनाउन टू बी यूज्ड आफ्टर देन और एज शुड बी इन द नॉमिनेटिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव फॉर्म। यह कठिनाई यह होती है कि इसके बाद यानी देन और एज के बाद जो प्रोनाउन हमें यूज करना है वह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करना चाहिए या मीन्स नॉमिनेटिव फॉर्म यानी सब्जेक्ट वाली फॉर्म में यूज करना चाहिए या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करना चाहिए। यानी अगर हमको प्रोनाउन आई यूज करना है तो हम उसको आई यूज करें या मी यूज करें, देन के या एज के बाद हम आई यूज करें या मी यूज करें, या फिर हमें वी का प्रोनाउन यूज करना है तो हम वी यूज करें या अस यूज करें, ये समस्या आ जाती है। तो इन दिस कनेक्शन इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट, इस संबंध में यह ध्यान रखना चाहिए द प्रोनाउन यूज्ड आफ्टर देन और एज, यानी देन और एज के बाद जो हम प्रोनाउन यूज करने वाले हैं इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ होल क्लॉज, वह जो है पूरी क्लॉज की एक शॉर्ट फॉर्म होती है। यह ध्यान रखना चाहिए, रिमेंबर दैट द प्रोनाउन यूज्ड आफ्टर देन और एज इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ होल क्लॉज, वह पूरी क्लॉज की शॉर्ट फॉर्म होती है, यानी कि पूरी की पूरी क्लॉज कहीं ना कहीं उसी में निहित होती है। जो भी प्रोनाउन हम यूज करते हैं वह पूरी की पूरी फॉर्म यानी क्लॉज उसी में निहित होती है। दस द फुल फॉर्म ऑफ आई एम टॉलर देन ही विल बी आई एम टॉलर देन ही इज, यानी कि अगर हम आई एम टॉलर देन ही लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हमने लिखा है आई एम टॉलर देन ही इज, यानी कि ही इज पूरी क्लॉज है जो कि किस में है, ही में है। यानी ही जो हम लिखते हैं उसको हम ही इज मानते या पढ़ते हैं या समझा जाता है। Therefore, in order to decide whether the nominative or the objective form, इसलिए यह डिसाइड करने के लिए कि नॉमिनेटिव फॉर्म होनी चाहिए या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म होनी चाहिए, ये डिसाइड करने के लिए हमको यह जानना चाहिए, इसमें हमको यह जानना चाहिए कि
of the pronoun should come after then or as, we should mentally speak the whole clause. हमको जो है pronoun should come after then or as, हमको then और as के बाद जो pronoun आएगा उसके विषय में हमको यह चीज जानना चाहिए. We should mentally speak the whole clause. हमको पूरी की पूरी clause मन में बोल लेनी चाहिए, beginning with then और as. यानी देन और एज से शुरू होने वाली या देन और एज के बाद शुरू होने वाली जो पूरी की पूरी क्लॉज है वह हमको मन में बोल लेनी चाहिए. एंड एज सुन एज वी डू सो, और जैसे ही हम मन में यह डिसाइड करेंगे, द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन विल कम इन आवर माइंड, और तो करेक्ट फॉर्म हमारे मन में आ जाएगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहना चाहते आई एम स्ट्रॉन्गर देन, अगर हम कहना चाहते देन ही इज, तो हमको ही लगा देना चाहिए यहां पर. और यानी कि यहां पर देखिए हम जो तुलना कर रहे हैं वो ही की, वो हम आई से कर रहे हैं, सब्जेक्ट से कर रहे हैं. तो यहां हमने इसको सब्जेक्ट यानी जिससे हम तुलना कर रहे हैं वो अगर सब्जेक्ट है तो हमको यहां ये भी सब्जेक्ट के रूप में लेना पड़ेगा. तो हमने मन ही मन में बोल लिया और कि हम जो कहना चाहते हैं उसके साथ यहाँ ही इज यानी आई के साथ एम आया है तो इसके साथ इज आना जरूरी है. तो इसलिए हम यहाँ पर ही फॉर्म लगाएंगे. इसी तरह से आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज, तो हम किससे तुलना कर रहे हैं, आई से तुलना कर रहे हैं. तो आई के बाद क्या आया है, एम आया है. तो हमारा ये जो भी हम एज के बाद लगाएंगे उसके साथ भी इज आना चाहिए. मन में हमने बोल लिया, तो जब मन में बोल लिया कि इज आना चाहिए इसके बाद, तो हमने यह डिसाइड कर लिया कि जब यहाँ इज आना चाहिए तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म में यानी कि नॉमिनेटिव फॉर्म में यहां पर लगना चाहिए प्रोनाउन. तो आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज ही इज, ये बात समझ में आ जाती है. इसी तरह से ही लव्स यू मोर देन आई लव यू, तो हम यहां पर देखें कि यहां भी हमारा जो कंपैरिजन है वो किससे है, आई का और ही से है. तो ही क्या करता है, ही लव्स, तो जो ही के बाद वर्ब आया है तो यहाँ आई के बाद भी हम क्या कहना चाहते हैं, मोर देन आई लव यू कहना चाहते हैं. तो जब आई लव यू हम कहना चाहते हैं तो हमको आई अपना नॉमिनेटिव फॉर्म यानी सब्जेक्टिव फॉर्म में ही हमको लिखना चाहिए. इसी तरह से आई लव यू मोर देन ही लव्स यू, तो हम यहाँ आई का कंपैरिजन ही से कर रहे हैं. आई के बाद यहाँ वर्ब आया है तो ही के बाद भी यहाँ क्या आएगी, वर्ब आएगी. और जब वर्ब आएगी ही के बाद तो हमें यहाँ ही को किस में लिखना चाहिए, नॉमिनेटिव फॉर्म में यानी कि सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना चाहिए. इसी तरह से ही गेव यू मोर मार्क्स देन ही गेव मी. अब यहां पर जो तुलना है वो किससे, मोर मार्क्स से है, ही से तुलना नहीं है. लेकिन ही गेव मी मोर मार्क्स देन ही गेव यू मोर मार्क्स देन ही गेव, तो यहां पर क्या है, यानी ही गेव यू मोर मार्क्स, तो किससे तुलना है हमारी, यू से तुलना है. यू से तुलना है यानी कि तुमको जो मार्क्स दिए गए उससे ज्यादा मतलब ही गेव यू मोर मार्क्स देन ही गेव मी, यानी तुमको जो मार्क्स दिए गए उससे मुझे कम दिए गए हैं मार्क्स, यानी आपको ज्यादा मार्क्स दिए गए हैं. तो ही गेव यू मोर मार्क्स देन ही गेव मी हम अपने मन ही मन में बोल लेंगे. तो यहां पर हम कहेंगे कि ही गेव मी, तो ही गेव यू यानी कि तुलना किससे है, हमारी यू से तुलना है. तो जब हम ही गेव यू ही गेव मी इस तरह से जब हम मन ही मन में बोल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो कंपैरिजन है वो यू के साथ है. और यू यहाँ पर किस कहाँ है, गेव के बाद में है, यानी कि यहाँ पर जो यू है वह वर्ब के बाद में आया है. तो यानी हमारा भी जो केस है वो वर्ब के बाद में आएगा, यानी हमारा जो प्रोनाउन है वो वर्ब के बाद में आएगा. वर्ब के बाद में आएगा तो हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना चाहिए. इसी तरह से आई शैल गिव यू एज मैनी बुक्स एज आई शैल गिव हिम, तो यहां पर भी हिम का जो कंपैरिजन है वो यू के साथ है. आई शैल गिव यू एज मैनी बुक्स में उतनी ही बुक्स में तुमको दूंगा, एज आई शैल गिव हिम जितनी में उसको दूंगा. तो यहां पर जो कंपैरिजन है उतनी ही बुक्स के लिए वो किसका, यू और हिम के साथ है. तो यहाँ यू कहाँ आया है, हमें हमेशा ये देख लेना चाहिए हमारा कंपैरिजन किसके साथ है, मन में बोल करके देख लेना चाहिए. तो हमारा कंपैरिजन यू के साथ है. यू यहाँ पर कहाँ आया है, वर्ब के बाद आया है. तो यानी हमारा भी ये जो ही है वो कहाँ आएगा, वर्ब के बाद आएगा. जब वर्ब के बाद आएगा तो फिर ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा. और इसलिए यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में जो लिखे हुए शब्द हैं इनको ये ब्रैकेट में इसलिए लिखा गया है कि इनको लिखने या बोलने की आवश्यकता नहीं है. तब हम सीधा सीधा कह सकते हैं आई एम स्ट्रॉन्गर देन ही
I am as strong as he loves you more than I love you more than he gave you more marks than me, I shall give you as many books as him। इस तरह से ये सीधे लिखे जा सकते हैं, ब्रैकेट वाले जो शब्द है इनको छोड़ा जा सकता है, लेकिन यहां पर ये देख लीजिए कि हमारा वास्तव में कंपैरिजन किससे है। अगर हमारा कंपैरिजन सब्जेक्ट के वर्ब से है तो यहां पर हम जो भी प्रोनाउन आएगा वो नॉमिनेटिव फॉर्म या सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। अगर हमारा कंपैरिजन वर्ब के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट से है तो यहां पर भी ऑब्जेक्ट की फॉर्म में यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। जो भी प्रोनाउन आएगा वह यहां ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। यह बात समझने की है और मन में बोल के देख लेने से ये बात समझ में आ जाती है। यहां नोट भी है, इन सेंटेंसेस कंटेनिंग द वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन सजेस्टिंग द आइडिया ऑफ बीइंग, बिकमिंग और सीमिंग, pronouns of objective form can also be used in place of nominative form after than or as। He is taller than me, this form is also acceptable as correct। यानी he is taller than me मतलब आजकल के जो कुछ जो चल रही हैं चीजें उसमें he is taller than me हालांकि होना चाहिए he is taller than I am होना चाहिए, लेकिन ये फॉर्म्स भी आजकल चल रही है, लेकिन टेस्ट के लिए ये फॉर्म नहीं चल रही है। ठीक वैसे ही जैसे कुछ चीजें हम नियमों को उड़ाकर और नियमों को जानबूझ करके गलत करते हुए हम कुछ काम करने लगते हैं, उसी तरह से ये चीजें चल रही हैं आज, लेकिन टेस्ट में ये चीजें नहीं एक्सेप्ट की जाती हैं, ये ध्यान रखें। इसके बाद है रूल 18, प्रोनाउन इट और दिस। तो प्रोनाउन दिस और इट और दिस, तो सबसे पहले है प्रोनाउन इट। तो प्रोनाउन इट में प्रोनाउन इट इज यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस, निम्न प्रकार के केसेस या परिस्थिति या स्थितियों में इट का प्रयोग किया जाता है। एक तो फॉर इनएनिमेट थिंग्स यानी कि लाइफलेस थिंग्स के लिए यानी निर्जीव चीजों के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस इज योर हाउस, इट इज अ बिग हाउस। तो यहां दिस इज योर हाउस, हाउस के लिए क्या यूज किया गया, यहां पहले हाउस आया है हाउस के लिए, फिर यहां पर इट वर्ड का यूज किया गया यानी प्रोनाउन का यूज किया गया नॉमिनेटिव केस में। बी फॉर स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स यानी छोटे एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए, बर्ड्स के लिए, कीट पतंगों के लिए भी इट का यूज किया जाता है। जैसे देयर इज अ पैरट, इट इज ग्रीन। तो पैरट यहाँ एक बर्ड है एंड इसके लिए इट वर्ड का यूज किया गया या प्रोनाउन का यूज किया गया। आई हैव अ डॉग, ये स्मॉल एनिमल है, इट इज वेरी एक्टिव, और डॉग के लिए यहाँ इट वर्ड का यूज किया गया, इट इज वेरी एक्टिव। सी में देखिए फॉर वेरी लिटिल चिल्ड्रन, तो एक तो इनएनिमेट थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, फिर दूसरा छोटे जानवरों बर्ड्स और इंसेक्ट्स वगैरह के लिए यूज किया जाता है। सी में फॉर वेरी लिटिल चिल्ड्रन, बहुत छोटे बच्चों के लिए भी इट का यूज किया जाता है। जैसे द चाइल्ड हैज वेटेड इट्स नैपकिन, तो चाइल्ड क्या है, बहुत छोटा है और बहुत छोटे के लिए मतलब नैपकिन खराब करने वाला चाइल्ड है, इस इतना छोटा है, तो ऐसे बच्चों के लिए इट्स वर्ड मीन्स इट का यूज किया जाता है, पॉजेसिव केस में इट्स हो जाता है। तो छोटे बच्चों के लिए भी इट मीन्स इट का यूज किया जाता है। डी पॉइंट इज फॉर सच स्टेटमेंट्स एज आई हैव ऑलरेडी बीन रिफर्ड टू अर्लियर, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स के लिए जो स्टेटमेंट्स पहले ही दिए जा चुके हैं। जैसे हमने कहा देयर इज अ पैरट, तो पैरट पहले आ गया है तो उसके लिए यहां पर हमने क्या यूज किया, इट यूज किया। डॉग पहले आ गया है तो ये हालांकि ये वर्ड है, लेकिन जिस तरह से यहां पहले पैरट आ गया और फिर उसके लिए हमने इट यूज किया है, ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट्स जो पहले हम दे चुके हैं उस पूरे के पूरे स्टेटमेंट के लिए हम इट का यूज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज गिविंग अ फॉल्स स्टेटमेंट एंड ही नोज इट, तो ही नोज, व्हाट डज ही नोज, what does he know, he knows that he is giving a false statement, यानी he is giving a false statement, इस यहां से लेके यहां तक पूरे स्टेटमेंट के लिए हमने यहां क्या यूज किया, it, he knows it। अगर हम प्रश्न पूछेंगे what does he know, तो इसके आंसर में देना पड़ेगा he is giving a false statement। तो यहां इट का मतलब किससे, इट का मतलब इस स्टेटमेंट से है, he is giving a false statement, इस पूरे स्टेटमेंट से है, और इस पूरे स्टेटमेंट के लिए हम यहां पर इट वर्ड का यूज कर रहे हैं। तो
तो एक बार हम फिर से देख लेंगे। चलिए पहले सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके एक बार रिवीजन कर लेंगे। ही डिजर्व्ड हिज डिमोशन, तो ये यहां से यहां तक एक स्टेटमेंट हो गया कि वो अपने डिमोशन को डिजर्व करता है, यानी उसने कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे उसका डिमोशन होना ही चाहिए। एंड ही न्यू इट, और यहां न्यू इट, न्यू के ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर इट का यूज किया जा रहा है। तो यहां इट का मतलब किससे, इट का मतलब है ही डिजर्व्ड हिज डिमोशन। तो हमारा रूल क्या है, रूल है फॉर सच स्टेटमेंट्स एज हैव ऑलरेडी बीन रेफर्ड टू अर्लियर, यानी एज ऐसे स्टेटमेंट्स जो पहले दिए जा चुके हैं, जिनके विषय में पहले बात की जा चुकी है, उन स्टेटमेंट्स के लिए प्रोनाउन इट का यूज किया जाता है। तो यहां पर इस इट का मतलब क्या है, इस इट का मतलब ही डिजर्व्ड हिज डिमोशन से है। इसके बाद ई है फॉर द इमेजिनरी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब टू बी, यानी टू बी के इमेजिनरी सब्जेक्ट के लिए, यानी काल्पनिक सब्जेक्ट के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। कौन सी वर्ब के काल्पनिक सब्जेक्ट के लिए, टू बी, बी के बी मतलब इज एम आर वॉज वर के काल्पनिक सब्जेक्ट के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। वाइल इट्स रियल सब्जेक्ट कम्स लेटर, जबकि इसका असली सब्जेक्ट बाद में आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखेंगे, इट इज सर्टन दैट ही विल कम, यानी कि हम कहना ये चाहते हैं ही विल कम इज सर्टन। तो असली सब्जेक्ट क्या है, ही विल कम, लेकिन ही विल कम को हमने सर्टन के बाद लिखा है दैट क्लॉज लगाकर, दैट कंजक्शन लगाकर। तो इसलिए हम इस पूरी के पूरे क्लॉज के लिए यहां पर हम इट लगा रहे हैं इज के सब्जेक्ट के रूप में, इसलिए हम इसको वर्ब बी का काल्पनिक सब्जेक्ट कह रहे हैं। इसी तरह से इट इज इजी टू फाइंड इट्स सोल्यूशन, तो यहां फाइंड इट्स सोल्यूशन, इट इज इजी टू फाइंड इट्स सोल्यूशन, तो टू फाइंड इट्स सोल्यूशन इज इजी, तो सब्जेक्ट क्या है, इज का सब्जेक्ट क्या है, टू फाइंड इट्स सोल्यूशन इज इजी। तो सब्जेक्ट तो वास्तव में टू फाइंड इट्स सोल्यूशन है, लेकिन टू फाइंड इट्स सोल्यूशन के जगह पर हम क्या लगा रहे हैं, इसको हम इजी के बाद लिख रहे हैं, इसलिए हमने यहां काल्पनिक सब्जेक्ट इट लगाया। तो हम कह क्या रहे हैं, वर्ब बी के काल्पनिक सब्जेक्ट के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है, जबकि असली सब्जेक्ट बाद में आता है। यानी असली सब्जेक्ट आप बाद में लिख रहे हैं, तो फिर उसके लिए आप इट उसके सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब बी के सब्जेक्ट के रूप में पहले लिख सकते हैं। इसी तरह से इट इज डाउटफुल वेदर ही विल सक्सीड, तो व्हाट इज डाउटफुल, वेदर ही विल सक्सीड, ही विल सक्सीड इज डाउटफुल, ही विल सक्सीड या वेदर ही विल सक्सीड इज डाउटफुल। तो सब्जेक्ट तो वास्तव में वेदर ही विल सक्सीड है, लेकिन इसको हम डाउटफुल के बाद में लिख रहे हैं। तो इसलिए क्या, इसलिए इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, हम इमेजिनरी सब्जेक्ट के रूप में इट को यहां पर लिख रहे हैं, क्योंकि बिना सब्जेक्ट के कोई सेंटेंस नहीं लिखा जा सकता। तो इसलिए ऐसे इमेजिनरी सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग भी किया जाता है, यानी इमेजिनरी सब्जेक्ट के रूप में भी इट का प्रयोग किया जाता है। ये इमेजिनरी सब्जेक्ट वर्ब बी का होता है, बी का मतलब है इज एम आर वॉज वर का होता है, मतलब और किसी दूसरे प्रकार की वर्ब का नहीं होता है। एफ फॉर लेइंग एम्फोसिस ऑन सम नाउन और प्रोनाउन विच कम्स आफ्टर इट, ऐसा कोई नाउन और प्रोनाउन जो इसके बाद आता है उस पर एम्फोसिस ले करने के लिए, यानी कि उसको एम्फोसाइज करने के लिए और उस पर एक प्रकार का फोर्स डालने के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखेंगे, जैसे इट वॉज यू, तो यू, इट वॉज यू, यू पर हम को एम्फोसाइज करने के लिए यहां पर इट, हमने इट को सब्जेक्ट के रूप में यूज किया। इसी तरह से इट वॉज आई हु फर्स्ट पॉइंटेड, तो आई को एम्फोसाइज करने के लिए हमने इट का यूज किया। इट वॉज दिस प्लेस वेयर वी मेट फर्स्ट, तो ये दिस प्लेस को हमने, ये नाउन हो गया, इट वॉज दिस प्लेस, तो दिस प्लेस नाउन हो गया, इसको एम्फोसाइज करने के लिए हमने यहां इट का प्रयोग किया। इसी तरह से इट मस्ट बी अ फूलिश मैन हु हैज बीन चीटेड, तो इट मस्ट बी अ फूलिश मैन, तो फूलिश मैन को हमने यहां पर एम्फोसाइज करने के लिए भी इट का प्रयोग किया। इसी तरह से इट इज दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, तो ये इस बिहेवियर को, यानी इस नाउन को, दिस काइंड ऑफ बिहेवियर को हमने एम्फोसाइज करने के लिए भी हमने यहां
इट का प्रयोग किया। इस तरह से किसी नाउन और प्रोनाउन को वर्ब बी के बाद आने वाले किसी नाउन और प्रोनाउन को एम्फसाइज करने के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। ऐसे हिंदी में कहते हैं, अरे ये तुम थे, इस तरह से हम हिंदी में इसको हम कहते हैं एम्फसाइज करना। अरे ये वो था, अरे ये तुम थे जिसने मेरी मदद की थी, अरे ये तुम थे जिसने मेरे ग्लास का पानी पी लिया, अरे ये तुम थे जिसने मेरी कॉपी छीन ली थी। तो इसी तरह से अरे ये तुम थे, तो इसी तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं हिंदी में, इनको एम्फसाइज करना कहते हैं और इसी की इंग्लिश बनती इट वाज यू, इस तरह से। नेक्स्ट इज जी पॉइंट फॉर इमेजिनरी और अनसर्टन नॉमिनेटिव ऑफ एन इम्पर्सनल वर्ब। तो यहाँ पे देखिए, समझिए कि इम्पर्सनल वर्ब क्या होती है। इम्पर्सनल वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता है उसको हम इम्पर्सनल वर्ब कहते हैं। या ऐसी वर्ब्स जिनका कोई वास्तव में सब्जेक्ट नहीं होता है, कोई निश्चित सब्जेक्ट नहीं होता है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली होती हैं। जैसे वर्षा होना है, बिजली कड़कना है, बर्फ गिरना है, हवा चलना है, तो इनका कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, ये वर्ब्स अपने आप ही घटित होती हैं, इसलिए इनको हम इम्पर्सनल वर्ब्स कहते हैं। और इम्पर्सनल वर्ब्स चूंकि कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के नहीं सेंटेंस बनाया जा सकता है, तो इसलिए ऐसी इम्पर्सनल वर्ब्स के साथ फिर हम या इट को सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं इट रेन्स। होता तो है वर्षा होती है, यानी वर्ब में ही वर्षा होती है, ये वर्ब में ही सब्जेक्ट होता है। वर्षा होती है यानी होती है वर्ब है और वर्षा यहाँ पर नाउन है, मतलब सब्जेक्ट है, लेकिन वो पूरे वर्ब का ही हिस्सा बन जाती है, वर्षा होती है। तो इसलिए इसके साथ हम इट शब्द को या इट इमेजिनरी सब्जेक्ट को हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो इट रेन्स, इट थंडर्स, बिजली कड़कती है तो इट थंडर्स, इट स्नोज, बर्फ गिरती है, इट ब्लोज, हवा चलती है तो इट ब्लोज हम कह देते हैं। तो इस तरह से ऐसी वर्ब्स जिनका कोई सब्जेक्ट नहीं होता है और वो स्वयं में घटित होती हैं, उन वर्ब्स को हम इम्पर्सनल वर्ब्स कहते हैं। और इम्पर्सनल वर्ब के इमेजिनरी सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है एच पॉइंट फॉर रेफरिंग टू वेदर और टाइम। और वेदर मतलब मौसम, और टाइम यानी समय को रेफर करने के लिए या व्यक्त करने के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनका भी कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। तो इसलिए इट इज अ फाइन वेदर, वेदर इज फाइन और इट इज अ फाइन वेदर। इसी तरह से इट इज 9 o'clock, इट इज विंटर, इट इज 2:30। इनके साथ भी वेदर और टाइम को व्यक्त करने के लिए भी, अगर हमको कहना है कि ये वेदर है या ये टाइम है, तो इसको व्यक्त करने के लिए भी हम इट का यूज करते हैं या इट का प्रयोग हम करते हैं। तो इस तरह से इट का प्रयोग हम ने यहाँ पर सीखा। एंड इसके बाद फिर हम बात करते हैं इसके रूल नंबर 19 के लिए, प्रोनाउन दिस और इट। अब अगला जो क्वेश्चन आता है, वैसे तो इसका रिवीजन करना चाहिए, चलिए एक बार हम आपको पॉइंट वाइज रिवीजन दोबारा से इसका करा देते हैं कि इट का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिए, इट का प्रयोग हम एक बार देख लीजिए दोबारा से। इट का प्रयोग एक तो हम इनएनिमेट चीजों के लिए यानी कि लाइफलेस चीजों के लिए इट का प्रयोग करते हैं। इट का प्रयोग हम निर्जीव चीजों के लिए करते हैं, ऐसे आप समझिए, ठीक है। इसके बाद इट का प्रयोग हम छोटे छोटे जानवरों के लिए, बर्ड्स के लिए और इंसेक्ट्स के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। छोटे बच्चों के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। कोई ऐसा स्टेटमेंट जो हम पहले से दे चुके हैं और जिसके विषय में हम बात कर चुके हैं, उस स्टेटमेंट के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। किसी इमेजिनरी सब्जेक्ट के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, जबकि वास्तविक जो सब्जेक्ट होता है वह वर्ब बी के बाद में आ रहा होता है। तो ऐसे सब्जेक्ट के लिए भी हम
वर्ब बी का प्रयोग करते हैं और उसके बाद में फिर एम्फसाइज करने के लिए वर्ब बी के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन को एम्फसाइज करने के लिए भी हम वर्ब बी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में इमेजिनरी मतलब इम्पर्सनल वर्ब के इमेजिनरी सब्जेक्ट के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं और वेदर और टाइम को व्यक्त करने के लिए भी हम इमेजिनरी सब्जेक्ट इट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रूल 19, प्रोनाउन दिस और इट, यानी कि हमें दिस और इट में से कौन सा वर्ड कब यूज करना चाहिए इस विषय पर हमको देखना चाहिए। तो अ डिफिकल्टी ऑफन अराइजेज विद रिगार्ड टू द यूज ऑफ दिस और इट इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में इट या दिस में से हमें क्या यूज करना चाहिए इस विषय पर एक डिफिकल्टी हमारे सामने समस्या आ जाती है। इट हैज बीन मेड एम्पली क्लियर, ये अपने आप में पर्याप्त रूप से क्लियर किया जा चुका है। अबव दैट इट इज ओनली एन इमेजिनरी नॉमिनेटिव, या क्लियर किया जा चुका है ऊपर के नियमों में कि जो इट है वह इमेजिनरी नॉमिनेटिव यानी काल्पनिक सब्जेक्ट होता है, वाइल दिस इज अ रियल नॉमिनेटिव, जबकि दिस जो है वह रियल नॉमिनेटिव यानी कि वास्तविक सब्जेक्ट होता है। इट काल्पनिक सब्जेक्ट होता है और दिस वास्तविक सब्जेक्ट होता है और गिव्स सम डेफिनेट रेफरेंस और इंफॉर्मेशन अबाउट द रियल नॉमिनेटिव, और या फिर वो जो है हमको कोई डेफिनेट यानी कोई निश्चित सूचना देता है किसी रियल नॉमिनेटिव के बारे में। या तो दिस जो है या तो वास्तविक सब्जेक्ट होता है या फिर वास्तविक सब्जेक्ट के बारे में हमको कोई वास्तविक सूचना देता है। दिस इज यूज्ड टू गिव द नेम, किसी का नाम बताने के लिए दिस का प्रयोग होता है, किसी का इंट्रोडक्शन देने के लिए दिस का प्रयोग होता है, और एनी अदर इंफॉर्मेशन अबाउट समवन, या फिर किसी के विषय में कोई और दूसरी इंफॉर्मेशन देने के लिए भी इट का प्रयोग होता है। It is used only for weather, season, time और some impersonal subject। जबकि it का प्रयोग किस लिए होता है? it का प्रयोग या तो वेदर के लिए होता है या सीजन के लिए होता है या टाइम के लिए होता है या फिर इम्पर्सनल सब्जेक्ट के लिए होता है। इम्पर्सनल सब्जेक्ट का मतलब क्या है? इम्पर्सनल वर्ब का सब्जेक्ट, यानी कि ऐसी वर्ब जिनका कोई सब्जेक्ट निश्चित नहीं है या वो वर्ब्स ऑटोमेटिकली होती हैं तो उनके सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज किया जाता है। दिस रिफर्स टू अ पर्सन, दिस जो है किसी पर्सन को व्यक्त करता है, किसी वास्तविक चीज को व्यक्त करता है, या फिर एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और क्वालिटी, या फिर किसी निश्चित सूचना या फिर किसी निश्चित गुण को व्यक्त करता है, या फिर नियरनेस या क्लोजनेस। नियरनेस मतलब हमारी किसी से नजदीकी को, या क्लोजनेस, नियरनेस का ही दूसरा अर्थ क्लोजनेस यानी हमारी नजदीकी को किसी के साथ व्यक्त करता है या किसी चीज के साथ हमारे नजदीकी को व्यक्त करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई ब्रदर, तो ये एक इंट्रोडक्शन है माई ब्रदर के लिए। दिस इज अ काव, ये मतलब काव को व्यक्त करने के लिए, मतलब एक ये रियल सब्जेक्ट है। दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, ये इंट्रोडक्शन है एक तरह से। दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी अपने मतलब अपने दृष्टिकोण का परिचय देने के लिए है। दिस इज 3515557, ये टेलीफोन नंबर मीन्स ये रियल चीज व्यक्त करने के लिए यहाँ पर हम दिस का यूज करते हैं। इस वीडियो में यहीं तक, और इससे आगे अब दूसरा वीडियो स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 20 से, और रिलेटिव प्रोनाउंस अगले वीडियो में लिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।